प्रारंभिक कथन क्या, कब, कहाँ और कैसे। पाठ से पता चल गया है कि इतिहास के बारे में चर्चा परिचर्चा करने वाले हैं। किससे संबंधित है? एनसीईआरटी का क्या है, संकलन है, आप देख सकते हैं। इससे पहले जो एनसीईआरटी क्लास 6 की क्या थी, सोशल साइंस के लेक्चर थे, वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। आज हम चर्चा परिचर्चा करने वाले हैं हिस्ट्री के बारे में। पार्ट पहला लिया है जिसमें क्या, कब, कहाँ और कैसे, ठीक है, कि मानव की उत्पत्ति कहाँ से हुई, ठीक है, वो उस समय कहाँ रहता था, ठीक है, क्या खाता था, कैसे समाज में रहता था, इन सभी के बारे में बेस तैयार करेंगे। क्लास 6 की एनसीईआरटी है, ठीक है। तो साथियों जुड़ जाइए, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास में। देखो एनसीईआरटी आपको पता है कि क्या है कि देखने के लिए बहुत ही आकर्षित बनाई गई है, ठीक है, छोटे बच्चों के लिए है। तो इसी के अनुसार आपका बेस बनाएंगे और यहीं से आपके लिए प्रश्न बनते हैं यूपीएससी में, ठीक है। तो आइए देखो, रसीदी नाम की एक लड़की है, वह क्या थी, बैठकर अखबार पढ़ रही थी, ठीक है। अचानक उसकी निगाहें एक सुर्खी पे पड़ी, ठीक है। रसीदी नाम की लड़की है, वो अखबार पढ़ रही है। अचानक उसने क्या देखा, अखबार में 100 साल पहले की चीज़ें देखी और वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था, ठीक है। आज हम वर्तमान में जी रहे हैं, तो हम कैसे जान रहे हैं आज से 4700 साल पहले, ठीक है, आज से 5000 साल पहले, ठीक है, आज से 3000 साल पहले, आज से 1500 ईस्वी पहले, 426 ईस्वी के पहले के बारे में हम कैसे जान पा रहे हैं। तो कैसे जान पा रहे हैं, आइए पता लगाते हैं, ठीक है। यह जानने के लिए कल क्या हुआ था, ठीक है, अगर हम आज के संदर्भ में लें कि कल क्या हुआ था, तो अगर आपको पता है आज आप किस में देख सकते हो, रेडियो सुन सकते हो, टीवी देख सकते हो, मोबाइल हो गया, अखबार हो गया, या अन्य संचार माध्यमों से क्या कर सकते हो, कल के बारे में जान सकते हो। लेकिन उस समय न तो टीवी था, न फोन थे, न अखबार थे, न न्यूज़पेपर, ये चीज़ें नहीं थी। तो कैसे जानते थे हम कि इतने 100 साल पहले, 150 साल पहले, 3500 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व क्या हुआ था। तो आइए जानते हैं उस समय कि अतीत के बारे में हम कैसे पता लगाते थे, ठीक है। या तो क्या होते थे आपको पता है, तो अभिलेख होते थे, ठीक है, ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं, पत्थरों पे, शिलालेखों पे क्या है, राजाओं के उत्कीर्ण लेख प्राप्त हुए हैं, वही हमारे के यहाँ है जानने के स्रोत है, ठीक है। तो अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं, क्लास 6 की एनसीईआरटी है, ठीक है। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, ठीक है। अब उस समय लोग क्या खाते थे, देखो बात हो रही है बहुत प्राचीन समय की बात है, कृषि का आरंभ नहीं हुआ था, ठीक है। गेहूं हो गया, जौ हो गया, इनकी उत्पत्ति नहीं हुई थी, ठीक है। लोहे के जो औजार थे उनकी भी उत्पत्ति नहीं हुई थी, वो नहीं बनवाए गए थे। उनके बारे में क्या था, जो हमारे पूर्वज थे उन्हें क्या था, इन चीज़ों के बारे में पूरी नॉलेज नहीं थी। तो वो क्या खाते थे, क्या, कहाँ रहते थे और किस प्रकार के कार्य करते थे, ठीक है। देखो जानते हैं, देखो वो किस तरह के घरों में रहते थे। अगर बात करें तो कहाँ रहते थे, कंदराओं में, गुफाओं में रहते थे, ठीक है। क्या खाते थे, तो शिकार करते थे, ठीक है। हम आखेटकों, आखेटक मतलब क्या होता है बताओ मुझे, आखेटक मतलब होता है शिकारियों, ठीक है। आखेट करना मतलब होता है शिकार करना। पशुपालक हो गया, कृषकों हो गया, शासकों हो गया, व्यापारियों हो गया, पुरोहित हो गया, शिल्पकार हो गया, कलाकार, संगीतकार या वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियां हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी बता सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन कौन से खेल खेलते थे, कौन कौन सी कहानियां सुना करते थे, कौन कौन से नाटक देखा करते थे, ठीक है। मोबाइल फ़ोन नहीं था तो उस समय बच्चों के क्या खेल थे, क्या खेला करते थे, ठीक है, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, इनके बारे में चर्चा परिचर्चा करेंगे। और लोग कहाँ रहते थे, ठीक है। आपको पता है नर्मदा नदी को आपको पता लगाना है। नर्मदा नदी आपको पता है कई लाख वर्ष पहले लोग इसी नदी के तट पर रहा करते थे, ठीक है। उस समय लोग नदियों के तट पर क्यों रहा करते थे, अगर आप जानते हैं हड़प्पा की सभ्यता हो गया, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता होगा, ये सभी हड़प्पा में सभी स्थल आ जाते हैं। मोहनजोदड़ो हो गया, लोथल हो गया, कालीबंगा हो गया, ये सभी स्थल क्या है, नदियों के किनारे ही क्यों अवस्थित हैं, ठीक है। इनके बारे में चर्चा परिचर्चा करेंगे, ठीक है, यहाँ लोग क्यों रहते थे, ठीक है। तो चर्चा परिचर्चा करें हम नर्मदा नदी के बारे में। कई लाख वर्षों की बात है,
ठीक है। पहले लोग नदियों के तट पर रहा करते थे। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में कुछ कुशल संग्राहक थे, ठीक है। कुशल मतलब क्या था कि संग्राहक मतलब जमा करना, कि किसी वस्तु को जमा करने में वो क्या थे, कुशल थे, परिपूर्ण थे, निपुण थे, ठीक है। आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे, ठीक है। जंगलों में रहते थे, गुफाओं में रहते थे, कंदराओं में रहते थे, तो उस जंगल के बारे में उन्हें क्या थी, विस्तृत जानकारी थी, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि उसकी विशाल संपदा थी, ठीक है। अपने भोजन के लिए जड़ हो गया, फल हो गया, फूल हो गया, कंदमूल हो गया, ठीक है। और कि जो जानवर थे उनका आखेट ये क्या करते थे, उनका शिकार क्या करते थे। अभी देखो लोहे के औजार तो बने नहीं थे, ठीक है, तो ये किससे शिकार क्या करते थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, पत्थरों को काट काट कर उन पे धार दिया, जिससे ये क्या करते थे, अपने खाने के लिए शिकार क्या करते थे। आग की खोज नहीं हुई थी, ठीक है, ये कच्चा मांस खाते थे या भुना हुआ मांस खाते थे। तो ये भी आपको बताएंगे, आगे चर्चा परिचर्चा करेंगे, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ, ठीक है। उत्तर पश्चिम अगर आपको मानचित्र के अनुसार बताएं तो पाकिस्तान से ऊपर आपको पता है कि किरथर और सुलेमान की पहाड़ियाँ, ठीक है, जहाँ काबुल नदी के नीचे सुलेमान की पहाड़ियाँ और किरथर की पहाड़ियाँ है। बात करें काबुल और सिंध के बीच के क्षेत्र को ही क्या कहा जाता था, इसके बीच में जो पहाड़ियाँ अवस्थित थी वो किरथर और सुलेमान की पहाड़ियाँ थी, ठीक है। जहाँ सबसे पहले कृषि के क्या साक्ष्य भी मिले हुए हैं, ठीक है। कृषि यहीं से आरंभ होती है, ठीक है, ये मैं नहीं एनसीईआरटी कहती है, ठीक है। देखो क्या हुआ, धीरे धीरे अगर बात करूँ तो जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों का उपजाना क्या किया, आरंभ किया। पूछ लेगा कि सबसे पहले स्त्री एवं पुरुषों ने जौ और गेहूं की फसलें कहाँ उगाना प्रारंभ किया, तो किरथर और सुलेमान की पहाड़ियाँ, ठीक है। काबुल और सिंध नदियों के बीच में ये पहाड़ियाँ आपकी पड़ती हैं, कहाँ पे, पाकिस्तान वाली एरिया में, ठीक है। वहीं अगर बात करें उन्होंने कौन से जानवर पालतू बनाए थे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले जो पालतू बनाया गया जानवर था वो कुत्ता, जो कुत्ता होता है उसका पूर्वज था, ठीक है, जंगली कुत्ता था। उसके बाद इन्होंने भेड़ हो गया, बकरी, गाय, भैंस, बैल जैसे जानवरों को पालतू बनाना शुरू किया, जिनसे इन्हें क्या मिलता था, कहीं ना कहीं इन्हें उससे सुविधा मिलती थी। या तो ये दुधारू पशुओं से जो इन्हें नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे, ठीक है, जिनसे इन्हें लगता था कि ये हाँ हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, इनसे हमें लाभ हो सकता है, उन्होंने क्या किया, इन्हें क्या किया, पालतू बनाना प्रारंभ कर दिया, ठीक है। वहीं बात करें लोग गाँव में रहते थे, मैंने बताया कहाँ की हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं, किरथर और सुलेमान की पहाड़ियों से, ठीक है। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में बिंद की पहाड़ियाँ, ठीक है। उत्तर पूर्व में पूछा तो गारो के पहाड़ियों से मिलता है, ठीक है, गारो खासी की जयंतियों से हो गया, और मध्य में बिंद की पहाड़ियों से पता लगाइए, ठीक है। और कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां कृषि का विकास हुआ, जहां सबसे पहले चावल उपजाया गया, वे स्थान बिंद के उत्तर में स्थित थे। अगर बात करें चावल कहाँ उगाया गया, तो बिंद के उत्तर में चावल के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। देखो मानचित्र की सहायता से अगर आपको बताइए तो क्या बोल रहा है कि सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ, ठीक है, कौन कौन सी थी इसकी सहायक नदियाँ, ठीक है। इन नदियों के किनारे कौन कौन सी सभ्यताएं फलीभूति बड़ी हुई, ठीक है। यहाँ से कौन कौन से नगरों का आरंभ हुआ, तो बात करो तो 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे से आरंभिक नगर फले फूले, ठीक है। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे व समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग कितना, 2500 वर्ष पूर्व हुआ। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, एनसीईआरटी से है, ऐसे ही प्रश्न आपके लिए टेट के एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। पूछ लेगा कि आरंभिक नगरों का विकास कौन सी ईस्वी में हुआ, कहाँ फले फूले, तो 4700 यानी 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे क्या होते हैं, आरंभिक नगर फले फूले थे, ठीक है। और नगरों का विकास की बात करें तो 2500 ईसा पूर्व इनका क्या होता है, विकास होने लगता है। वहीं गंगा तथा इसकी सहायक नदियां सोन का पता लगाना है आपको, ठीक है। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, आपको पता है कि उस काल में क्या था, मगध सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था, ठीक है। मगध क्या था, वर्तमान बिहार में पड़ता है मगध, आपका शक्तिशाली केंद्र था, जिसमें आपने 16 महाजनपदों के बारे में आपको मैंने बताया हुआ था पिछली लेक्चर में, ठीक है, कि 16 महाजनपदों में आपका क्या क्या बताया था मैंने, वश्य हो गया, कौशल हो गया, ठीक है, कुरु हो गया, अवंती हो गया, तो इनके बारे में मैंने आपको वो अलग सी वीडियो बताई हुई थी। तो क्या था, जो मगध था ये क्या था, अधिक शक्तिशाली क्षेत्र था, ठीक है। यहाँ मैंने आपको बताया था मगध में नंद वंश के बारे में चर्चा परिचर्चा की थी, ठीक है। नंद वंश के बाद मैंने बताया कि मौर्य वंश आया, मौर्य वंश का जो अंतिम राजा कौन था, बृहद्रथ था, उसकी हत्या कौन कर देता है, मुझे बताओ, तो कौन करता है,
उसकी हत्या कौन करता है और किस वंश की स्थापना करता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया हुआ है। तो ये क्या था, मगध जो वर्तमान में बिहार में स्थित है, तो ये उस समय क्या था, सर्वशक्तिमान था, सबसे शक्तिशाली था, ठीक है। क्यों था, देखो मगध क्या था, इसका बड़ा क्षेत्र जंगलों से भरा हुआ था, ठीक है। जंगलों से भरे होने के कारण क्या था, यहाँ के जंगलों से हाथियों को ये क्या करते थे, प्रशिक्षित करते थे, जो युद्धों में क्या, युद्ध और आक्रमणों में क्या करते थे, ज़्यादा लाभदायक हुआ करते थे, ठीक है। वहीं बात करते तो मगध का क्षेत्र था, ये क्या था, लौह अयस्क की दृष्टि से भी क्या था, एक महत्वपूर्ण स्थान रखता था, जिससे ये क्या करते थे, अच्छी किस्म के औजारों को बना लिया करते थे। तब मगध क्या हुआ, एक शक्तिशाली केंद्र के रूप में उभरता है। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे तक यात्रा की है, ठीक है। कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों पर गए, तो कभी रेगिस्तान तथा नदियों के तटों पे गए थे, ठीक है। इन पे वो क्या करते थे, हमेशा जोखिम लेते थे, हमेशा क्या करते थे, रिस्क लेके इन क्षेत्रों में क्या करते थे, वो एक स्थान से दूसरे स्थान यात्रा करते थे। क्यों करते थे, अगर हम प्राचीन काल के मनुष्य के लिए को आधार बना के बताएं, तो देखो वो तो अपने लिए या तो क्या करते थे, शिकार के लिए जाते थे, ठीक है। एक स्थान पे जैसे रहे कुछ समय तक, एक स्थान तक 1 साल तक मनुष्य रहे, वहाँ पे क्या हो जाता था, उस समय जैसे वहाँ के फल फूल कंदमूल हैं, ये समाप्त हो जाते थे, ठीक है। और जो जानवर थे वो क्या करते थे, पानी हो गया, चारा हो गया, इसके खोज के लिए दूसरी ओर के लिए क्या कर जाते थे, पलायन करते थे। उसीलिए ये लोग भी इनके पीछे पीछे क्या करते थे, इनके शिकार करने के लिए या पानी की उपलब्धता के लिए या जड़ कंदमूल फलों को अपने भोजन बनाने के लिए क्या करते थे, उनके साथ पलायन करते थे, ठीक है। तो आइए अब आगे चर्चा परिचर्चा करते थे, आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं, ठीक है। आप बताएंगे मुझे आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं, ठीक है। देखो मैं बात करूं, पहाड़ी होगी, पर्वत हो गए, समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों ने इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वो ऐसा कर सके, वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्र को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से ही भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। आइए अब आगे चर्चा करते हैं। देखो देश के नाम, ठीक है, जो आज हम भारत शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। ये भारत शब्द कहाँ से आया, देखो एक तो मैंने आपको बताया था, जो उत्तराखंड का मैंने इतिहास बताया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि उत्तराखंड में 2 मंडल हुआ करते थे, जिन्हें आज हम क्या नाम से जानते हैं, एक कुमाऊं मंडल, एक गढ़वाल मंडल, ठीक है। कुमाऊं मंडल मानस खंड मैंने बताया और गढ़वाल मंडल आपका केदार खंड मैंने बताया। केदार खंड में मैंने आपको कर्णाश्रम, ठीक है, किस नदी के तट पर था कर्णाश्रम, तो मालिनी नदी के तट पर था। कर्णाश्रम क्यों प्रसिद्ध था वो भी मैंने आपको बताया कि जो दुष्यंत, राजा दुष्यंत और कौन थी, शकुंतला थी, उनके प्रेम प्रसंग के लिए कर्णाश्रम क्या था, प्रसिद्ध था। और जो महान कवि क्या हुए, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, कालिदास को कहा जाता है, उनकी एक प्रमुख रचना थी अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है। तो उसकी रचना भी यही कर्णाश्रम पे होती है, ठीक है। और जो जिसके नाम पर आज भारत हम प्रयोग कर रहे हैं, तो एक मान्यता तो चक्रवर्ती राजा भरत का भी जन्म इसी आश्रम में हुआ था, जिसके नाम पर हमारे देश का नाम क्या पड़ा, भारत पड़ा। लेकिन इंडिया शब्द कहाँ से आया, एनसीईआरटी क्या बोलती है, ठीक है। देखो अपने देश के लिए हम प्रायतः इंडिया या भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंध कहा जाता है, ठीक है। जो इंडिया शब्द है ये किससे निकला हुआ था, इंडस से निकला हुआ था, ठीक है, जिसे संस्कृत में क्या कहा जाता है, सिंधु कहा जाता है, ठीक है। एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाना है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस कहा। देखो 2500 वर्ष पहले कौन आते हैं, उत्तर पश्चिम। देखो अगर हमारे देश में कहीं से भी अगर बाहरी आक्रमणकारी घुसे या बाहरी व्यक्ति राजा शासन करने के लिए घुसा, तो उत्तर की पश्चिम की पहाड़ियों से, ठीक है। वहीं मैं अगर बात करूं 326 ईसा पूर्व जब सिकंदर कहां से आता है, तुर्की हो गया, एशिया माइनर को जीतते हुए कहां से आता है, ईरान इराक तुर्की को जीत कर कहां आता है, हिंदकुश का पर्वत, हिंदकुश पर्वत को पार करता है अफगानिस्तान, ठीक है। वो कब, जब पूर्वी पाकिस्तान में नहीं था, वो पश्चिमी पाकिस्तान जो आज का पाकिस्तान है वहां से कहा हिंदकुश पर्वत को पार करता हुआ, ठीक है। खैबर दर्रा मैंने बताया था, तो खैबर दर्रा होते हुए कहां पे आता है, सबसे पहले अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में आता है, काबुल, ठीक है। तो यहाँ उस समय आम्बी का क्या था, आम्बी शासन किया करता था, और जो ब्यास नदी के किनारे शासन करता था उसका नाम था राजा पुरु या पौरस कहा जाता था, ठीक है। सबसे पहले सिकंदर के साथ मैंने बताया कि देखो आम्बी ने तो आत्मसमर्पण कर लिया था, लेकिन जो राजा पौरस था इसने इसे कड़ी टक्कर दी थी, ठीक है। तो
टॉपिक से बाहर चले गए हम थोड़ी कनेक्ट करते हुए, लेकिन हम पढ़ रहे थे कि इंडिया शब्द इंडस कहाँ से निकला है, ठीक है। संस्कृत से सिंध कहा जाता था, ठीक है। कौन आए? ईरान और यूनानी आए 2500 वर्ष पहले, ठीक है। उन्होंने क्या बोल दिया? सिंध को हिंदू बोल दिया, ठीक है। 100 हौ में परिवर्तित हो गया, हौ ई में इंदोस कहने लगी, ठीक है। इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि को ये क्या कहने लगे? इंडिया कहने लगे, ठीक है। वहीं भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के द्वारा किया गया। देखो, एक मान्यता मैंने बताई कर्णाश्रम वाली, और एक मान्यता क्या आ गई, जो उस समय कहाँ रहते थे? उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों ने क्या बोला? इस देश को भरत बोला, भारत बोला, ठीक है। इस समूह का उल्लेख कहाँ मिलता है? संस्कृत का जो आरंभिक अगर बात करें कृति ऋग्वेद की बात करें, सबसे पुराना ऋग्वेद, इसकी रचना अगर बात करें तो ये 3500 वर्ष पूर्व की कृति है। इसकी रचना हुई थी, ये लिखी नहीं गई थी। लिखने और रचना करने में बहुत अंतर है, ठीक है। ये रचना हुई थी, जैसे मैंने क्या बोला, मुझे पता है ऋग्वेद, मैंने तुम्हें बता दिया, तुमने अपने दोस्त को बताया, तुम्हारे दोस्त ने दूसरे को बताया, तो ये क्या रचना के माध्यम से क्या हो रहा था? इसका विचारों का आदान प्रदान हो रहा था उस समय, ठीक है। तो लिखी नहीं गई थी, ठीक है। अतीत के बारे में कैसे जाने? अब देखो, अतीत के बारे में कैसे जाने, इसके पहले एक महत्वपूर्ण ताम्रपत्रों से बनी एक पांडुलिपि का पृष्ठ है। यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए, ठीक है, बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर अब उससे अलग किया जाता था और एक साथ बांध दिया जाता था, और क्या किया जाता, उसमें फिर लिखा जाता था, ठीक है। तो ये ताड़ के पत्ते कहाँ से, किसके छाल से? तो भुर्ज के पेड़ से प्राप्त किए जाते हैं, भुर्ज के पेड़ से, ठीक है। जो ताम्रपत्र है ये भुर्ज के पेड़, भुर्ज नामक एक पेड़ होता है। कहाँ पाया जाता है मुझे बताना। भुर्ज नाम का पेड़ कश्मीर में पाया जाता है। इसकी छाल से ही उस समय पांडुलिपि इसी के छाल पे लिखा करते थे। ये चित्र में संलग्न है, ये क्या है आपका? पांडुलिपि है। ये क्या है? भुर्ज नाम का पेड़ की छाल है, ठीक है, जो आधुनिक कश्मीर में मिलते हैं आपके, ठीक है। अतीत के बारे में कैसे जान सकते हैं? देखो, या तो इनकी पुस्तकों को पढ़ सकते हैं, ठीक है। पुस्तक हाथ से लिखी होने के कारण इसे पांडुलिपि कही जाता है, ठीक है। पुस्तकों को हाथ से लिखने के कारण इसे क्या नाम दिया गया? पांडुलिपि कहा गया, ठीक है। पांडुलिपि की बात करें तो पांडुलिपि क्या, इसके लिए प्रयुक्त होने वाला क्या है? मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द है, जो लैटिन भाषा के मैन्यू से निकला हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है? हाथ से निकला हुआ होता है। ये पांडुलिपि प्रायतः ताड़पत्रों तथा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती थी। मैंने बताया ना कि भुर्ज नामक कहाँ से मिलता था? तो कश्मीर, हिमालय क्षेत्र बोलता है तो कश्मीर से प्राप्त होता है भुर्ज नामक, ठीक है। आइए आगे परिचर्चा करते हैं। इतनों वर्षों से इनमें कोई पांडुलिपि को कीड़ा ने खा लिया, या तो कुछ नष्ट हो गई या कुछ क्या हो गए? बर्बाद हो गए, ठीक है। और कुछ क्या थे? शेष थे। ये पांडुलिपियां मंदिरों और बिहारों से प्राप्त होती थी। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों हो गया, राजाओं के जीवन हो गया, औषधि तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों के बारे में चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे मिलते हैं, जिनमें प्राकृतिक और तमिल में है। प्राकृतिक का प्रयोग उस समय क्या होता था? आम लोगों की भाषा थी, ठीक है। प्राकृतिक उस समय किसकी थी? आम लोगों की भाषा थी। आइए आगे परिचर्चा कर लेते हैं। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोगों ने अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते हैं ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके, उनका क्या कर सके? पालन कर सके। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं, जिनमें राजाओं तथा रानियां सहित अन्य स्त्री पुरुषों के बारे में भी क्या मिलता है? जानकारी प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए प्रायतः शासक लड़ाइयों को अजीत विजय का लेखा जोखा रखा करते थे, ठीक है। ये एक पत्थर पे उत्कीर्ण क्या है? अभिलेख है, ठीक है। आइए इसके बारे में जानते हैं। लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कांधार से प्राप्त है, ठीक है। मैंने बताया कि ये कहाँ पे है आपका? अफगानिस्तान के कांधार से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण है, ठीक है। वह कौन सा राजा था जिसने सबसे पहले अभिलेखों के माध्यम से अपनी बातों को जनता तक पहुंचाया? तो अशोक का नाम इसमें आता है, ठीक है। मौर्य वंश का अशोक एक महान राजा हुआ करता था, ठीक है। किसका बेटा था अशोक? मुझे बताना, ठीक है। चंद्रगुप्त का बेटा कौन होता है? बिंदुसार होता है। बिंदुसार का बेटा कौन होता है? कौन होता है? ये आपका अशोक होता है, ठीक है। अशोक का नाम आपको पता है देव नाम के भी मिलता है। क्या नाम मिलता है? देव नाम के लिए मिलता है, देवों का प्यारा करके, ठीक है। तो इसका ये कांधार अफगानिस्तान से प्राप्त अभिलेख है, ठीक है। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी हुई हैं और इनको प्रयोग में लाया जाता है। ऐसी वस्तुओं को अध्ययन करने वाला व्यक्ति को क्या बोलते हैं? पुरातत्ववादी
पुरातत्वविद कहलाता है। ठीक है, जो क्या करते हैं, अतीत के बारे में जानकारी प्राप्त करता है, उनके बारे में पढ़ता है, उनकी वस्तुओं का अध्ययन करता है, उनको क्या करता है, एकत्र करता है, उसे क्या बोलते हैं, पुरातत्वविद कहते हैं। ठीक है, देखो चित्र में संलग्न क्या है, एक प्राचीन नगर का एक क्या है, एक मृत भांड है, मिट्टी का बना हुआ बर्तन है। ठीक है, इस तरह पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था। एक पुराना चांदी का सिक्का है, और यही ये क्या है, एक पुराना चांदी का सिक्का है। तो इस तरह सिक्कों का प्रयोग कब हुआ, लगभग 2500 वर्ष पूर्व होता था। हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्के भी यह सिक्कों के कैसे भिन्न होंगे, आप उनके बारे में पता करें और उनके बारे में जानें। ठीक है, पांडुलिपियों के बारे में आइए जान लेते हैं। ठीक है, अभिलेखों तथा पुरातत्व में ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायतः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। इतिहासकार किसे कहते हैं, जो अतीत का अध्ययन करता है उसे वो क्या बोलते हैं, इतिहासकार कहते हैं। ठीक है, जो अतीत का अध्ययन करता है इतिहासकार। स्रोत से प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का क्या करते हैं, पुनर्निर्माण करते हैं। ठीक है, किताबों से पढ़ते हैं तो उससे क्या, अतीत से धीरे धीरे क्या करते हैं, अतीत के बारे में जानकारियां प्राप्त करते हैं और उनको क्या करते हैं, पुनर्निर्माण करते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर रहे हैं। ठीक है, अतीत एक या अनेक, अब बात आ गई है आपके लिए, आपको बताना है अतीत एक या अनेक। ठीक है, देखो क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक में अतीत पर ध्यान दिया, यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया था। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया कि अलग अलग समूह के लोगों ने अतीत को अलग अलग मायने में रखा। ठीक है, उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन, राजाओं तथा रानियों का जीवन, व्यापारियों का जीवन, शिल्पकारियों का जीवन, तो सबने अलग अलग दृष्टि से अतीत को रखा। किसी ने पुराने व्यक्तियों का जीवन, प्राचीन काल में जो मानव था उसके जीवन के बारे में रखा, किसी ने राजा रानियों के जीवन रखा, किसी ने शिल्पकार, किसी ने पशुपालक, किसी ने व्यापारियों, किसी ने क्या किया, अलग अलग रीति रिवाजों के अनुसार अलग अतीत को क्या करा, अलग अलग भागों में बांटा हुआ है। ठीक है, तो आइए अब देखो तिथियों का मतलब देखो इंपॉर्टेंट होता है। जो आज हम 2000 लगाते हैं उससे पहले क्या था। ठीक है, वर्तमान 2000 से पहले के बारे में परिचर्चा कर लेते हैं। ठीक है, अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष जैसे 2000 या इसी तरह का कोई वर्ष बताओगे। ठीक है, वर्ष की गणना कब होता है, ईसाई धर्म प्रवर्तक कौन थे, ईसाई धर्म के प्रवर्तक कौन थे, फटाफट मुझे बताएंगे। ईसाई धर्म के प्रवर्तक कौन थे, ईसा मसीह थे। ठीक है, उनके जन्म की तिथि से की जाती है। ठीक है, जो क्या है, वर्ष की गणना है तो ईसाई मसीह के जन्म के तिथि के बाद उसकी गणना की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य क्या है, ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद। जो आज हम 2000 यूज कर रहे हैं ना, जिसका प्रयोग कर रहे हैं, तो ईसा मसीह के 2000 जन्म के बाद। ठीक है, इससे पहले, ठीक है, 2000 साल पहले क्या हुआ था, ईसा मसीह का जन्म हुआ था, उसके बाद हम 2000 वर्ष की क्या कर रहे हैं, गणना कर रहे हैं। ईसा मसीह ने जन्म के पूर्व भी सभी तिथियां ईपू, जो उसके जन्म से पूर्व की तिथियां हैं। ठीक है, ईसा मसीह से याद रखना, जो ईसा मसीह के जन्म से पूर्व की तिथियां हैं उसमें ईपू, ठीक है, ईसा मसीह के जन्म से पूर्व ईपू होगा, और जो उसके बाद में है उसे ई। ठीक है, इस पुस्तक में हम 2000 को अपना क्या मानते हैं, आरंभिक बिंदु मानते हैं। ठीक है, अब देखो इतिहास की कुछ प्रमुख तिथियां हैं। ठीक है, जैसे आप जान लोगे कि अंग्रेजी में BC, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, ईपू, मतलब ईसा मसीह के जन्म से पूर्व का तात्पर्य क्या होता है, बिफोर क्राइस्ट। हिंदी में क्या बोलते हैं, ईसा पूर्व इसे कहा जाता है। इंग्लिश में से बिफोर क्राइस्ट, BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, अर्थात ईसाई मसीह के जन्म से पूर्व। कभी कभी तुम तिथियों के लिए पहले AD का भी यूज करते हो, हिंदी में ई लिखते हो। ठीक है, लिखी जाती है। इसे क्या बोलते हैं, AD को एनी डोमिनो नामक 2 लैटिन शब्दों से बना है। इसका तात्पर्य क्या होता है, ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। ठीक है, ईसा मसीह का जन्म के वर्ष को क्या बोलते हैं, हम AD बोलते हैं। ठीक है, एनी डोमिनो बोलते हैं। ठीक है, कभी कभी AD की जगह CE तथा BC की जगह BCE का प्रयोग होता है। CE अक्षरों का प्रयोग कहाँ, कॉमन एरा, तथा BCE का क्या होता है, बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब तक कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी में BP शब्द का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, BP ब्लड प्रेशर नहीं, BP क्या होता है आपका, बिफोर प्रेजेंट होता है। ठीक है, वर्तमान से पहले,
बीपी मतलब ब्लड प्रेशर नहीं होता, ठीक है, ब्लड प्रेशर नहीं हाई करना है तो बिफोर प्रेजेंट होता है बीपी का अर्थ, ठीक है। तो ये कक्षा 6 की एनसीईआरटी के बारे में हमने भाग 1 क्लास फर्स्ट हमने परिचर्चा की थी कि लोग कहाँ रहते थे, क्या खाते थे, ठीक है, कैसे समूह में रहते थे, संचार के क्या माध्यम थे, ठीक है, कौन कौन सी लिपियाँ प्राप्त हुई, तिथियों के बारे में जाना। तो ये भाग पहला था। अब हम कल भाग दूसरे के बारे में क्लास 2 के बारे में परिचर्चा करेंगे। क्लास क्या होगी, एनसीईआरटी से संबंधित होगी सरल शब्दों में।